हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट और बहुत ही प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक लगने वाला है आपको दोस्त, जिसका नाम है प्लानीमीटर। ओके दोस्त, प्लानीमीटर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभी तक अगर हम बात करें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो उस सब का अपना अपना काम होता है, और जब सब का अपना अपना काम होता है तो प्लानीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, तो उसका भी अपना काम होगा। तो दोस्त, इसका जो मेजर काम है एरिया मेजरमेंट करने का है। जो 2D फिगर होता है, 2D फिगर हमारा जो प्लेन सरफेस, उसकी एरिया मेजरमेंट करने का काम करता है। तो कहिएगा कि सर इसमें क्या विशेष बात हो गई, एरिया मेजरमेंट करने का तो हम लोग बहुत सारे फार्मूला पढ़ रखे हैं। दोस्त, यही तो इसमें सबसे मज़ेदार है। एक बार चक्की घुमाओ और एरिया पाओ। अब इससे ज़्यादा देखो, अब हम लोग का क्या है ना कि हम लोग रेगुलर फिगर का एरिया मेजरमेंट करना जानते रहते हैं। रेगुलर फिगर जैसे मान लीजिए ट्रायंगल, वाइट कर लेते हैं दोस्त, वाइट कर लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल हो गया है ना, ये रेक्टेंगल हो गया, इस तरह के शेप का सर्कल हो गया है ना, इस तरह के इलिप्स हो गया, पाई ए बी है कि नहीं, इस तरह के एरिया हम लोग मेजरमेंट करना जानते रहते थे। दूसरा ये कि दोस्त, हम जानते रहते थे कि देखिए भाई, अगर ये रैंडम एरिया है तो इसका हम इंटीग्रेशन से करेंगे। मतलब आपको बताए थे, अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े, जब हम क्लास लिए इंटीग्रेशन का, उसमें आपको बताए कि बाबू इस तरह के फिगर सब तो ठीक रहता था एरिया निकालने में, कोई दिक्कत हमको नहीं होता, फार्मूला पता रहता था, फार्मूला का यूज करते थे। ये सब रेगुलर फिगर है, आमतौर पे हमको दिख जाता है, तो ऐसे फिगर का एरिया हमें निकालने का फार्मूला बचपन से याद रहता है तो काम कर लेते हैं। लेकिन दोस्त बोले कि इस तरह से आपको अगर एक फिगर दे दिया जाए, कहेगा इसका एरिया निकालिए, तो इस तरह का फार्मूला हम कोई पढ़े नहीं रहते थे, तो इसका हम लोग सोचे कहें क्या कि भाई इंटीग्रेशन से हम लोग इसका एरिया निकालना सीखे, कि अगर fx dx है तो इंटीग्रेशन से सीखे। अब आपको हम ये कह दे कि दोस्त, यहाँ आपको एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो आपको कितना मजेदार लगेगा कि आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करो जिस इंस्ट्रूमेंट को केवल घुमाओ और उससे एरिया पाओ। तो ये बहुत ही है ना मजेदार बात। तो आज हम लोग ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको हम सिर्फ रोल करेंगे अपने पेपर पे, और उस जितने में हम रोल करेंगे उतने का वह एरिया एकदम बता देगा एग्जैक्ट कि कितना है। तो कितनी मजेदार बातें हैं। तो दोस्त, ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग सर्वेइंग में यूज करते हैं एरिया मेजरमेंट करने के लिए। तो अब तक जो पुराना जितना भी मेथड पढ़े हैं एरिया मेजरमेंट का, सब कैलकुलेशन करके बहुत ज़्यादा टेडिशियस था, मतलब उसमें मेहनत लगने वाला था। तो जनरली हम बात करेंगे रेगुलर फिगर का, तो रेगुलर फिगर का जो बात करेंगे तो दोस्त, इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको ऐसे फिगर देखने को मिल जाएंगे। आपको ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स फिगर ही देखने को मिलेंगे, किसी तरह का एरिया, ऐसा किसी तरह का एरिया है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स एरिया ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह के एरिया को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे जिसका नाम है प्लानीमीटर, या प्लेटोमीटर भी इसको जाना जाता है। इसके नाम से, प्लेटोमीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज का हम लोग का हेडिंग होगा प्लानीमीटर या प्लेटोमीटर। तो इसके बारे में अब हम लोग, अब ये एग्जैक्ट प्रिसाइज, बहुत ही शुद्ध आपको एरिया निकाल के देता है, एकदम प्रॉपर एरिया निकाल के देता है। और भी मज़ेदार हो गया, एक तो मेहनत कम और एकदम शुद्ध निकाल के देता है। तो दोस्त, हम लोग को जो सिलेबस में यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है प्लानीमीटर के बारे में, है ना। और उसमें आप बात करेंगे कि जो प्लानीमीटर होता है उसमें हमारे पास जो पढ़ना है पोलर प्लानीमीटर के बारे में हमें पढ़ना है, उसका कंस्ट्रक्शन देखना है और उसकी यूजेस और उसकी वर्किंग तरीका देखना है, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल होता है वो प्रॉब्लम करने हैं, बेसिक प्रॉब्लम। तो कुल मिला के हम बात करें कि हम लोगों को पोलर प्लानीमीटर और डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेना है। तो दोस्त, ये दो प्लानीमीटर हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है, ठीक है। दो प्लानीमीटर हमें समझना है और इसी दोनों पे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो दोस्त, हम लोग यहाँ डिस्कस करना चलते हैं, तो पहले थोड़ा समझ तो लिए कि प्लानीमीटर क्या होता है। अब देखते हैं कि प्लानीमीटर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं भाई, ये एक एरिया मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही प्रिसाइज यानी शुद्ध एरिया देता है हमें। तो हम कहेंगे प्लानीमीटर इज द प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एरिया ऑफ द प्लान ऑफ एनी शेप विथ मोर एक्यूरेसी। मतलब काफी शुद्धता के साथ ये हमें
एक इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी शुद्धता के साथ हमें किसी भी प्लान, यानी जो हमारा प्लान पेपर रहेगा उस पर हमें वो एरिया, उस पर एरिया निकाल के दे सकता है। कोई भी एरिया होगा जो हमारा 2D फिगर में होगा वो प्लान पे, उस एरिया को हमें कैलकुलेट करके ये दे सकता है। दोस्तों ये बहुत हमें आसानी से समझ में आ गई। ये दो प्रकार के होते हैं प्लानीमीटर, है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक जो हमारा होता है असेंबलर पोलर प्लानीमीटर और एक होता है रोलर प्लानीमीटर, और आज हम यूज करते हैं डिजिटल प्लानीमीटर को भी यूज करते हैं। तो दोस्त अगर हम बात करें इसमें कि असेंबलर पोलर प्लानीमीटर है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्लानीमीटर है और हमें इसके वर्किंग कंस्ट्रक्शन देखना है और इसका जो कैसे काम करता है उसको समझना है हमें। ये किसका, पोलर प्लानीमीटर को। तो हमारा ये पार्ट रहेगा। रोलर प्लानीमीटर के बाद हम एक दो पिक्चर देख लेंगे, हो गया, संतुष्टि करना है। इसके बाद डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन वर्किंग नहीं पढ़नी है क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग थोड़ी सी कंप्यूटर बेस्ड हो जाती है क्योंकि वो एल्गोरिदम पे काम करता है। ठीक है दोस्त, तो आई थिंक कि अब आपको ये समझ में आ गया। तो हमारा मेन फोकस हो जाएगा ये कि पोलर प्लानीमीटर कैसे काम करता है। जनरली जितने भी प्लानीमीटर होता है सबका वर्किंग प्रोसेस एक ही जैसा होता है। ठीक है, सब एक ही तरीके से एक ही मेथडोलॉजी पे काम करता है, तो सबका एक ही तरीके का होता है। तो जनरली अब हमें पढ़ना क्या है कि पोलर प्लानीमीटर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लगा ली, बहुत अच्छे तरीके से आपको सजा के नोट कर दिया गया, आप अपने कोड में नोट कर लीजिएगा, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड यूजेज ऑफ पोलर प्लानीमीटर। हालांकि इसमें हम आपको वर्किंग कैसे ये काम करता है उसको भी समझा देंगे। तो अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर प्लानीमीटर के। तो देखिए हम आपके लिए एक पिक्चर भी अरेंज करके रखे हैं इसमें कि कुछ इस तरीके का पोलर प्लानीमीटर दिखता है हमें, देखिए ध्यान से। तो अब इसमें अब बात आती है कि जरा सा हम इस कंस्ट्रक्शन को समझे, है ना, कंस्ट्रक्शन को समझे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर प्लानीमीटर। देखिए ध्यान से, ये कोई रैंडम एरिया है जो आपको दिख रहा है जिसको हम लोग कर्व बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, कर्व वाला एरिया है। तो ये एरिया की बाउंड्री है, ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये एरिया की क्या है, बाउंड्री है। दोस्तों ये पोलर प्लानीमीटर कुछ इस शेप में दिखता है। इसमें आपको मेनली दो आर्म दिख जाएंगे। एक आर्म को दोस्त हम लोग बोलते हैं, एक आर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रेसिंग आर्म और दूसरे आर्म को हम लोग बोलते हैं पोलर आर्म या पोल आर्म। ठीक है दोस्तों, पोलर आर्म या पोल आर्म, और एक होता है ट्रेसिंग आर्म। ट्रेस मतलब होता है रास्ता को तय करना, ट्रेस मतलब रास्ता को तय करना, मतलब जो आपको जिसको हम लोग घुमाएंगे वो होगा ट्रेसिंग और जिसको हम फिक्स रखेंगे वो पोल आर्म होता है। क्योंकि खंबा की तरह गाड़ देना, तो उस तरह हमारा जो खंबा की तरह हम जो गाड़ देते हैं इसलिए पोल की तरह काम करता है। तो ये यहाँ पे पोल रहता है, यहाँ पे फिक्स रहता है, और जो इसके पीछे इसके नीचे में एक पिन रहता है, जिस पिन जैसे पिन की तरह रहता है, ये यहाँ पे पिन की तरह रहता है, जिसके कारण ये पूरी बढ़िया से फिक्स रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एंकर है या नीडल पॉइंट, है ना, एंकर पॉइंट या नीडल पॉइंट इसके नीचे में रहता है यहाँ पे। तो ये फिक्स रहता है। तो यहाँ एंकर पॉइंट या उसी को बोलते हैं या नीडल पॉइंट। ठीक है दोस्त, अब इसके कारण, और ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे में हैवी ड्रम लोड लगा रहता है ताकि इतना वजनदार हो कि जल्दी मूव करे तो यहाँ से हिल डोल ना करे, है ना, इसके लिए लगा रहता था। पोल फिक्स हो जाता है और इसके बाद पोल फिक्स होने के बाद दोस्त होता क्या है कि देखिए ये इसका ट्रेसिंग आर्म होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एरिया हमको मेजरमेंट करना है कि एक प्लान था, एक प्लान पे इस तरह से हमारा एक एरिया बना हुआ है, ये कितना एरिया ये हमको मेजरमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इस वाले इंड को जो ट्रेसिंग आर्म है उसको यहाँ पे रखेंगे नील पॉइंट से और इसको रोटेट करना शुरू करेंगे, है ना। इसको क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये ट्रेसिंग आर्म को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से फिक्स रहता है एक नील पॉइंट से, तो इसको पिवोट बोलते हैं। यहाँ पे ये फिक्स रहता है और इससे क्या होता है, ये आपस में मूवमेंट कर पाता है, जैसे ये मूव कर पाएगा। आई थिंक कि हम आपको एक समझाना चाहेंगे इस तरीके से। देखिए ये इनफिक्स रहेगा और ये ऐसे मूव करता हुआ रहेगा। क्या बात क्लियर हुआ, ये क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कुछ ऐसे मूव करेगा, ये फिक्स है और ये मूव कर रहा है इस तरीके से। दोस्तों कुल मिला के हम ये देख लिए कि हमारे पास इस तरह से, और ये देखिए ध्यान से यहाँ पे अब बात आती है कि ये तो रहा कि उसको घुमा देंगे तो एरिया थोड़ी ना निकल जाएगा, उसके लिए कुछ हमारे पास मेजरमेंट के लिए कुछ स्केल होने चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग एक ड्रम और यहाँ पे एक
हम लोग इंडेक्स लगाए रहते हैं, जो ये चक्की रहता है ये रोटेट करते रहता है। तो इस ड्रम पे जो यहाँ पे वर्नियर रहता है और इसमें ये स्केल पर ये मार्किंग किया रहता है, ग्रेजुएशन रहता है, और ये चक्की रोटेट करते रहता है। ये चक्की क्या करता है? रोटेट करते रहता है ना नीडिल। तो जैसे ही आप रोटेट कीजिएगा तो ये इस पे जो मार्किंग रहता है वो कितना बार ये चक्की जो है रोटेट करके ये इसको पार करता है। तो इस पे मार्किंग 0 रहता है, तो ये काउंट होते रहता है उस मार्किंग से कि कई बार इसको चक्की को पास किया है ना। तो इस पे जैसे 0 इस पे मार्किंग किया हुआ है और ये रोटेट कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि 0 को कितना बार क्रॉस किया है। उसको हम लोग आगे चल के बोलेंगे, उसको बोलते हैं एन। उसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशन में, उसको क्या बोलेंगे? एन, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स 0 क्रॉसेस बाय द इंडेक्स, कितने बार वो पास किया है उस 0 वाले सेक्शन को, ठीक है। तो ये मार्किंग यहाँ से हम ग्रेजुएशन लेते हैं और यहाँ से हम रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ये दोस्त? यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये व्हील रहता है तो व्हील के ये सपोर्ट के लिए यहाँ पे लगा हुआ रहता है व्हील सपोर्ट, यानी मेजरिंग व्हील है। यहीं पे हम देखेंगे मेजरमेंट करने के लिए, तो ये हमारा क्या है? मेजरिंग व्हील है, क्लियर है। और ये डायल गज है, ओके दोस्तों। यहाँ तक कुल मिला के ये आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया कि कुल मिला के हम एक इंड को फिक्स करते हैं जो पोलर आर्म होता है ना। पोलर आर्म में नीचे जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंकर पॉइंट या फिर नीडल पॉइंट, जो यहाँ पिन जिसके कारण ये नीचे फंसा हुआ रहता है। थोड़ा सा भारी यहाँ पे हैवी ड्रम टाइप से रहता है ये, ताकि ये वजनदार जल्दी हिल डोल ना करे। हाँ, इसके बाद हमारा ट्रेसिंग आर्म है। ट्रेसिंग का मतलब है तो घूमने वाला। तो उस आर्म को हम क्या करेंगे? जिस एरिया को मेजरमेंट करा उसके बाउंड्री पर किसी पॉइंट पे फिक्स करके और हम उसको क्लॉकवाइज क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, ट्रेस करवाएंगे, जिस कर्व को हमको एरिया पता करना पड़ेगा। अच्छा, ये आप घुमाएंगे तो इसके बाद हो सके तो बड़ा एरिया रहेगा तो कई बार घुमाना पड़ सकता है ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, 3-4 बातें। तो आप ये घुमाइएगा, इसके बाद घुमाने के बाद हमको रीडिंग चाहिए ताकि हम मेजरमेंट कर सके कि एरिया कितना आया। तो रीडिंग हम यहां से लेते हैं, है ना। रीडिंग हम यहाँ से लेते हैं। और बात यह है कि दोस्त कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा एरिया बहुत बड़ा होता है तो ये पोल जो होता है वो हमारा इनसाइड भी होता है। मतलब जो मान लो एरिया है उसी के इनसाइड में ही रख के हमको घुमाना पड़ जाए। ये वाला इंड भी बाहर है, हो सके इस एरिया में ही रख के घुमाना पड़ जाए। तो ध्यान से सुनिएगा। तो इस केस में हमको, और इस केस में हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम होगा सी। आगे चल के बात करेंगे हम लोग। तो सी की वैल्यू डिपेंड करेगा, अगर ये अंदर रहेगा तो सी का वैल्यू 0 लेंगे, सॉरी सी का वैल्यू कुछ होगा फिक्स कांस्टेंट एडिटिव वैल्यू कुछ आएगा जो जोड़ेंगे हम, और ये अगर बाहर रहेगा तो सी की वैल्यू 0 लेंगे। तो ये सब चीजें हम आपको अभी समझाएंगे कि कैसे एरिया आप कैलकुलेट करेंगे। तो कुल मिला के ये था बेसिक कंस्ट्रक्शन। तो इसके जो मेन जो एलिमेंट दिख रहा है, यानी जिसको हम लोग कंपोनेंट कहेंगे, तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। हम इसमें बोलेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन में। मेजरली हमको बात करेंगे तो हम यही बात हो रही है किस किस चीज से मेनली बना हुआ था। तो इस पॉइंट सबको हम लोग नोट कर लेंगे और बात करेंगे हम लोग कि कंपोनेंट्स ऑफ प्लानीमीटर क्या क्या है। तो दोस्त कंपोनेंट्स ऑफ प्लानीमीटर की बात करेंगे तो इसमें आपको पोलर आर्म दिख रहे थे, जो इसका पोल फिक्स रहता था, ये था पोलर आर्म, है ना। फिर आप देख रहे थे ये ट्रेसिंग आर्म था, एक जो घुमाने वाला था उसको बोलते थे ट्रेसिंग आर्म। एंकर पॉइंट और नीडल पॉइंट बोले थे, जहां पे ये पोल फिक्स रहता है उसके नीचे में चूंकि कटीलेदार रहता है ताकि वो फिक्स हो पाए, तो वो क्या होता है? एंकर पॉइंट या नीडल पॉइंट इसको बोलते हैं, क्योंकि नीडल की तरह रहता है, ठीक है। एक ट्रेसिंग पिन होता है जो कि वहां पे हम देखे थे, एक पिन हमारा एक ट्रेसिंग पिन होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें दोस्त ग्रेजुएटेड ड्रम, ग्रेजुएटेड ड्रम कहने का मतलब यही है, ग्रेजुएटेड ड्रम कहने का मतलब डायल और ये आपका मेजरिंग व्हील जो है ये हमारा ग्रेजुएटेड ड्रम होता है। इस पर मार्किंग दिखा रहता है कि कितना कितना है, नंबरिंग किया हुआ रहता है, तो ये ग्रेजुएटेड ड्रम होता है। तो कुल मिला के दोस्त ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब कंपोनेंट्स हम याद कर लिए तो कैसे मेजरमेंट किया जाता है उस प्रोसेस की बात बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। तो दोस्त क्या किए थे? सिंपल तरीका था। क्या किए थे हम लोग? कुछ नहीं, जो हमारा पहले एक एंकर जो हमारा एंकर जो हमारा पोलर आर्म था उसको एक तरफ फिक्स कर दिए। जो हमारा ट्रेसिंग आर्म था उसके नील पॉइंट ले जाके क्या किए, जिस एरिया पे मेजरमेंट करना वहां पर रख दिए और उसको क्लॉकवाइज रोटेट किए और फिर रीडिंग लिए। तो आइए इसी बात को देखते हैं। एट फर्स्ट वी मार्क अ पॉइंट, एक मार्क करेंगे पॉइंट कहां पे? ऑन द बाउंड्री ऑन द एरिया। जिस एरिया का बाउंड्री होगा उस एरिया पे एक पॉइंट पर मार्क करेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। ये वाला आप देख रहे हैं, ये मार्क किए यहाँ पे। अब फिर क्या करेंगे, इसको मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया एंड प्लेस द ट्रेसिंग पिन ऑन इट। जो पिन हमारा ट्रेसिंग जिसको घुमाएंगे वो पिन हम यहाँ प्लेस कर दिए। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो यहाँ पे पिन है ये प्लेस कर दिए, ट्रेसिंग पिन, ट्रेसिंग आर्म को जिस एरिया का मेजरमेंट करना है उसके बाउंड्री पर लाके पिन को प्लेस कर दिए। अब प्लेस करने के बाद दोस्त क्या करेंगे कि उसको क्या करेंगे हम लोग, नाउ वी ऑब्जर्व द व्हील एंड काउंटिंग
डिस्क एंड वर्नियर, है ना। जो अब हम इस व्हील को और काउंटिंग डिस्क को देखेंगे, ये जो हमारा सेक्शन है। अब स्वाभाविक सी बात है, अभी जब शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू वाला कुछ रीडिंग इस व्हील का होगा, इस व्हील पे, तो वो रीडिंग हम इस वर्नियर पे और ये व्हील पे जो हमारा जो मेजरिंग व्हील होगा उस पे हमारा जो रीडिंग रहेगा उसको नोट डाउन कर लेंगे और उस रीडिंग को हम लोग बोलेंगे इनिशियल रीडिंग, IR। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेने के बाद इसको घुमाना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज में। पहला बात समझ आ गई कैसे स्टार्ट करेंगे। दूसरा है कि हम लोग रोटेट द ट्रेसिंग पिन, है ना, ऑन बाउंड्री एरिया क्लॉकवाइज टू द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से क्लॉकवाइज उसको घुमाना शुरू करेंगे और घुमाएंगे और तब क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग लेंगे कि कितना आया। देन वी टेक फाइनल रीडिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग लेंगे और फाइनल रीडिंग लेने के बाद हम क्या करेंगे, जब फाइनल रीडिंग ले लेंगे तब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो उस कैलकुलेशन करने के लिए कुछ इसमें टर्म हम लोग डिफाइन किए, उस टर्म को जान लीजिए। जैसे बेसिक टर्म क्या डिफाइन किए, इनिशियल रीडिंग एक बोले जो शुरू में लिया जाता है, एक फाइनल रीडिंग लिए और एक टर्म यहां आएगा m जिसका नाम है मल्टीप्लायर कांस्टेंट। एक टर्म n डिफाइन किए थे कि कितना बार जब चक्की रोटेट होता है तो जीरो जब रहता है तो उसको कितना बार मूव किया, जिसको बोलते हैं n। तो आइए कुछ टर्म को डिफाइन करते हैं। जैसे एक n हुआ तो n क्या, जीरो मार्क ऑन व्हील, हाउ मच टाइम्स पासेस थ्रू द इंडेक्स, जो इंडेक्स है वो कितने टाइम्स पास करता है जीरो मार्क को, तो वह कहलाता है हमारा नंबर ऑफ n। ये आपको दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अब n की वैल्यू पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, जब हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो जनरली हम लोग इधर चलने वाले क्लॉकवाइज तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे n का मान। अभी तीन चीज डिफाइन किए, n इनिशियल रीडिंग समझ गए, शुरू में जो रीडिंग लेंगे वो इनिशियल रीडिंग, बाद में जो रीडिंग आएगा वो फाइनल रीडिंग, और जितना बार चक्की जीरो का पास करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ n कहलाएगा। दोस्तों ये आप देखिए, इसमें हम लोग क्या लिख लिए, कुछ पॉइंट है, फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग, एरिया ऑफ मैप तो a से डिनोट करेंगे कि कितना एरिया आया, मल्टीप्लायर कांस्टेंट m। ये आपको जनरली प्रॉब्लम के साथ दिया रहेगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लेके अलग अलग मतलब वो मल्टीप्लायर कांस्टेंट आपको गिवन रहेगा कि प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको दिया हुआ रहता है। तो आपको ये मल्टीप्लायर कांस्टेंट या नहीं दिया रहेगा तो उसके रिगार्डिंग जो डाटा दिया है उसे निकालना रहेगा और कुछ खास नहीं। अब देखो ध्यान से, अब एक वैल्यू ऑफ c है, तो आपको बताया था कि c की जो वैल्यू होती है, जब c जीरो कब होगा, जब एंकर पॉइंट जो था हमारा, एंकर पॉइंट जो एरिया रहेगा उससे बाहर होगा। एंकर पॉइंट हमारे एरिया से क्या होगा, बाहर होगा, तो हमारा c की वैल्यू जीरो होगा, आउटसाइड द एरिया। व्हेन एंकर पॉइंट इज आउटसाइड द एरिया देन c जीरो। और c एडिटिव कब जुड़ेगा, क्या कुछ वैल्यू होगा, जुड़ेगा कब, व्हेन एंकर पॉइंट इनसाइड द एरिया, इनसाइड द एरिया। जब एंकर जो हमारा एंकर पॉइंट है, जो हमारा एंकर पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये एरिया के अंदर में ही होगा, ये वाला पॉइंट है ना, क्योंकि बड़ा जब एरिया रहेगा उस समय अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो एंकर पॉइंट अंदर ही रहेगा, तो उस समय हमारा c का वैल्यू कुछ आएगा और उसको हम जोड़ेंगे, वो आपको दिखाएंगे कैसे जोड़ा जाता है, वो बात की बात है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है m क्या होता है, तो कहेंगे मल्टीप्लायर कांस्टेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्त, ध्यान रखिएगा। और n नंबर ऑफ टाइम रोटेट करता है वो हमारा n होता है, तो वो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। और ये बेसिक पॉइंट। अब बात आती है कि सर ये सब तो ठीक है, इसमें एक बात और याद रख लेंगे कि भाई ध्यान दें कि नोट करने वाली बात कि जब छोटा एरिया होता है तो जनरली एंकर पॉइंट को, जो हमारा एंकर पॉइंट होता है वो आउटसाइड ही रहता है, क्योंकि छोटा एरिया में हमारा जो प्लानीमीटर होता है उसमें आराम से हम बाहर रख के काम कर सकते हैं, लेकिन बड़ा एरिया होगा उस समय हमारा एंकर पॉइंट इनसाइड हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए लिख लिया बात को कि फॉर लार्ज एरिया एंकर पॉइंट में बी इनसाइड। क्लियर? तो इसमें बहुत ही आसान रहा। अब बात आती है कि सर एरिया आप बता तो दिए, लेकिन कितना एरिया आएगा वो बताइए। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है कि एरिया बराबर मल्टीप्लायर कांस्टेंट इनटू का फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग प्लस माइनस 10n प्लस c। जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है कि देन एरिया इज गिवन बाय, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब करने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लायर कांस्टेंट गिवन रहेगा तो मल्टीप्लायर कांस्टेंट ले लेंगे, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, कितना फाइनल रीडिंग आया, इनिशियल रीडिंग कितना आया, और प्लस माइनस 10। n क्या होता था, नंबर ऑफ टाइम्स ग्रेजुएटेड सर्कल को पास करता जीरो का कितना टाइम्स, तो वो n की वैल्यू रहेगा हमारे पास, वो बोल दिया रहेगा क्वेश्चन में। और c जीरो लेना है जब एंकर पॉइंट क्या हो, एंकर पॉइंट बाहर हो एरिया के अंदर होगा तो c दिया रहेगा, वो हम वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे और ये क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या बात ये क्लियर है?
तो कुल मिला के इस प्लानीमीटर के लेके हम लोग कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे वो देख लिए। आइए एक न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं दोस्त। न्यूमेरिकल के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए ध्यान से सुनिए इस चीज को, देखिए यहाँ ध्यान से, कैलकुलेट द एरिया इफ इनिशियल रीडिंग इज इतना एंड m इज मल्टीप्लाइड कांस्टेंट इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड फाइनल रीडिंग इतना एंड c इज इतना, देन यू हैव टू कैलकुलेट दैट। क्या कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेट करना है कि एरिया कितना आएगा। क्या बात क्लियर है? एंड दोस्त यहाँ देखिए आपके पास प्रॉब्लम उसको करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करना है कि आपके पास इनिशियल एम ये सब दिया हुआ है और इसमें n ले लीजिएगा, n = -1, ठीक है। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिए आप ध्यान से। ये डाटा दिया हुआ है n = -1 और आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे ये सारी डाटा के साथ। तो हमको पता है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्त। एरिया बराबर क्या होता है दोस्त बताओ तो? एरिया बराबर क्या होता है? m इंटू का फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग प्लस माइनस 10 है ना, प्लस माइनस 10 n एंड और आपको ये हो जाएगा प्लस माइनस 10 और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 10, सॉरी दोस्त यहाँ पे ये प्लस माइनस 10 और प्लस c, ठीक है दोस्त। अब ये होता है, ध्यान से देखिए। अब करना क्या है हमें कि हमें अभी ये माइनस में दिया हुआ है n, मतलब ये माइनस वाला रीडिंग n का लेना है। तो ये कुल मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, a बराबर m का मान है 150 और f फाइनल रीडिंग क्या है 4. f दिया है 143 माइनस इनिशियल रीडिंग क्या है दोस्त 8.257 है ना, माइनस ये हो जाएगा आपका 10 प्लस c का मान कितना है दोस्त 31.155। देन वी हैव टू कैलकुलेट इट एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट दोस्त। ये आता है 256.15 स्क्वायर सेंटीमीटर दोस्त। इसमें से जो हमारा आंसर मैच कर रहा है उसको हम टिक आउट कर लेंगे। ओके, तो कुल मिला के आपको कैसे, हाँ हो सके n बराबर 1 दिया रहा है तो आपको n 1 रख के कैलकुलेट कर लेना है। तो कुल मिला के आपको इस तरह से कुछ बेसिक प्रॉब्लम, हमें सिर्फ बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करने थे जिसके लिए कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अपेक्षा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है कि किस प्रकार से हम लोग एरिया निकालते हैं पोलर प्लानीमीटर का यूज करके। तो ये आपको फॉर्मूला ये मेमोराइज कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में कई बार आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, m का मान पूछ सकता है कि m क्या होता है, तो आपको बताना है कि m मल्टीप्लाइड कांस्टेंट होता है ना। कई बार फॉर्मूला पे डायरेक्ट दे के सवाल पूछ सकता है। बेसिकली जनरली सवाल आने के चांसेस थोड़े कम है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल दे सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से न्यूमेरिकल आने के अच्छे नंबर में कम है, बट थ्योरी आ सकता है कि पोलर प्लानी या प्लानीमीटर क्या होता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्लानीमीटर, इस तरह से पूछ सकता है दोस्त। ये आप देखिए उसमें तो दो प्रकार का प्लानीमीटर था, एक पोलर था यानी असेंबलर पोलर प्लानीमीटर और दूसरा था क्या रोलर प्लानीमीटर। तो दोस्तों रोलर वाला में क्या होता है, जैसे कि ये आपको रोलिंग वाला सेक्शन लगा रहेगा, दैट्स द रोलर प्लानीमीटर। अब दोस्त हमें वो पढ़ना नहीं तो हम लोग चलते हैं और आगे इसमें हमें डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में कुछ आइडिया लेनी है। तो डिजिटल प्लानीमीटर बहुत ही एडवांस, अभी का बहुत एडवांस टेक्निक का प्लानीमीटर होता है डिजिटल प्लानीमीटर, है ना। तो ज़्यादा एडवांस हमारा डिजिटल प्लानीमीटर होता है, उसमें कुछ जो इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसमें भी 2 आर्म होते हैं, जिसमें कि एक ट्रेसिंग आर्म है, वो एंकर आर्म, इसमें भी होंगे, है ना। इसमें भी ट्रेसिंग आर्म और एंकर आर्म होते हैं। तो ये आपका कुछ डिजिटल प्लानीमीटर का आपको एक इमेज आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। दोस्त देखिए ध्यान से, डिजिटल प्लानीमीटर की अगर हम बात करें तो ये भी हमें एक इंस्ट्रूमेंट ही है जो हमें एरिया मेजरमेंट करने का 2D डायमेंशनल का फिगर का देगा और काफी करेक्ट एरिया मेजरमेंट करके देता है दोस्त। पोलर इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपको ट्रेसिंग आर्म होता है उसी तरह से रोटेट करने वाला, और दूसरा क्या रहता है जो पोलर आर्म रहता है वो खड़ा रहता है। तो एक रोटेट करने वाला रहता है, दूसरा ट्रेसिंग आर्म रहता है। तो इसमें भी 2 आर्म रहते ही है। अब इसमें क्या होता है दोस्त कि इसमें जो मेजरमेंट करने का जो काम है, तो पहले जो होता था अब थोड़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है दुनिया। तो इस समय अब हमारा जो सिस्टम काम करता है, जो डिजिटल प्लानीमीटर और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण वो हमारे कंप्यूटर के एल्गोरिदम पे काम करता है। एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग प्रोसेस को बता देता है तो उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। जैसे हम मान लो कि हमको अगर खाना खाना है या हमको पढ़ाना है तो हम प्लान बनाए कि अच्छा पहले चेन सर्वे पढ़ाएंगे, फिर कंपास पढ़ाएंगे, फिर लेबलिंग पढ़ाएंगे, फिर कंटूरिंग पढ़ाएंगे। तो ये वो स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाए, तो ये क्या हुआ, एक
तरीका से और सिस्टमेटिक ढंग से, उसी तरीके से एल्गोरिदम जो होता है कंप्यूटर में वह एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी काम को लिखा गया स्टेप्स होता है जिसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। तो ये एल्गोरिदम पे काम करता है। और ये काम कैसे करता है, तो दोस्त क्या करता है, जितने भी एरिया हमको करना रहता है उस एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप में पहले बांटता है, उसका एल्गोरिदम पे काम करता है और छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट देता है और छोटे छोटे एरिया उसका एरिया कैलकुलेट करता है और फिर फाइनली सब एरिया को जोड़ देता है तो हमारा एरिया मिल जाता है। तो डिजिटल प्लानिमीटर के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो इसका ज़्यादा हमें कंस्ट्रक्शन चूंकि इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो कंस्ट्रक्शन पढ़ने जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज वाइडली यूज फॉर द मेजर द एरिया ऑफ अन इरेगुलर टू डायमेंशनल फिगर। अब चूंकि रेगुलर फिगर के तो कोई बात ही नहीं आता, क्योंकि रेगुलर फिगर का तो हम लोग डायरेक्ट गर्दा उड़ा देते हैं कि भाई ट्रायंगल का एरिया 1/2 हाफ इंटू BH है ना, बेस इंटू हाइट है ना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इलिप्स का है पाई AB है ना। तो ये सब एरिया तो हम लोग गर्दा ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो कुल मिलाकर हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता रेगुलर फिगर में। इरेगुलर फिगर में दिक्कत आता है, इरेगुलर फिगर में दिक्कत आता है। इरेगुलर फिगर मतलब किसी तरह का एरिया है ना, वो इरेगुलर फिगर का एरिया होता है। तो इस तरह के 2D फिगर का जो हमें एरिया होता है वो निकालने में मदद करता है किसी प्लान पर का। इसके बाद कहते हैं इट इज यूज फॉर द मेजर द एरिया ऑन मैप और प्लान। तो एरिया और मैप और प्लान मेजरमेंट करने की क्या जरूरत है, हम बात को समझिए कि हम कॉपी पर क्यों मेजरमेंट करेंगे, है ना। तो इसके पीछे रीजन है क्योंकि हम देखिए जो एरिया है ग्राउंड पर का उसका स्केल लेके मेजरमेंट करते हैं। अब मान लीजिए अगर हम स्केल लेके मेजरमेंट करते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए ध्यान से इस चीज़ को समझिए। जैसे स्केल लेके मेजरमेंट करते हैं तो मान लीजिए कि हमारा कॉपी है, इस कॉपी पे हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चूंकि हमारा कॉपी बहुत बड़ा नहीं होता है तो हम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, दोनों बराबर लग रहा है ना। तो इक्वल रहा होगा, है ना। तो ऐसा ही कर लो, या ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो। ये 5 और ये 2 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान लो एरिया है सपोज दैट, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए ग्राउंड पे अगर हमको हमारे पेज पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अगर है ना ग्राउंड पर का 100 मीटर स्क्वायर एरिया के बराबर अगर होगा तो हम कह देंगे कि भाई देखिए हमारा जो पेज है ये एरिया ग्राउंड पर कितने एरिया को बता रहा है, ग्राउंड पर के ये आपका 1000 मीटर स्क्वायर एरिया को बता रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 से गुना कर देंगे नहीं। तो ये तो आखिर बताता ग्राउंड पर का ये एरिया, लेकिन हम पेपर पर तो ग्राउंड पर जितना सरफेस उतना बड़ा तो बना नहीं सकते, तो हम एक स्केल ले लेते हैं और स्केल से बना, जैसे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा मेन मुद्दा होता है कि पेपर पर हम माप लेंगे ना, तो उसमें वो पेपर जो ड्रॉ किया गया, जो मैप या प्लान ड्रॉ किया गया, वो किस स्केल को लेकर ड्रॉ किया गया, उससे हम ग्राउंड पर के एरिया के बारे में पता कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसीलिए हम लोग पेपर पे मैप और प्लान पर एरिया मेजरमेंट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बात ये क्लियर है? अच्छा, इट इज यूज फॉर वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट, मतलब काफी आपको हमें काफी सूक्ष्म तरीके से और शुद्ध तरीके से हमको यह मेजरमेंट करके देता है, जैसा कि आपको प्लानीमीटर ही करके देता है, जैसे चाहे वो पोलर हो चाहे वो डिजिटल हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन की छोटी बातें हम करेंगे क्योंकि मेजर रूप से इसके कंस्ट्रक्शन इंटरनल कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि इंटरनल कंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटराइज होती है, चिप की किट लगा हुआ था, क्योंकि डिजिटल रहता है ये। तो अब बात करते हैं इट हैज 2 आर्म, वन इज जिस तरह से होता था, वन इज known as polar arm, another is known as ट्रेसिंग आर्म। तो 2 तरह के आर्म होते हैं, है ना। जो पोलर आर्म फिक्स रहता है, दूसरा ट्रेसिंग आर्म को हम मूव कराते हैं पकड़ के इस तरीके से, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इट कंटेन्स अ रोटेटरी वर्नियर, जिसे हम रीडिंग लेंगे तो ये रोटेटरी वर्नियर विच हेल्प टू कैलकुलेटिंग द एरिया, जो हमें एरिया कैलकुलेट करने में मदद करता है। अब देखो टुडे इट इज वर्क्स ऑन द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर एल्गोरिथम। अब आज बताएं कि अभी एल्गोरिथम पे ये काम करना शुरू कर दिया, तो आज के दिन में हम इसको एल्गोरिथम में भी काम करवाते हैं। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग जो एल्गोरिथम जैसे यानी इसके काम करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कैसे होता है, तो आपको बताया कि पूरे एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप में बांटने का तरीका बना लेता है, स्टेप बाय स्टेप, और एक स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करके सबको सम अप करने की कोशिश करता है, सबको जोड़ देता है और फाइनल हमें आउटपुट दिखाता है। तो यानी इट कैलकुलेट द एरिया एट द फर्स्ट इरेगुलर शेप इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट, यानी जो हमारा पूरे एरिया होता है उसको छोटे छोटे सेगमेंट में क्या करता है, डिवाइड करता है, एंड एरिया ऑफ ईच सेगमेंट इज कैलकुलेटेड, और पूरा एक सेगमेंट का एक टुकड़ा का एरिया कैलकुलेट करता है। देन ओवरऑल एरिया इज पोर्शन इज एडेड अप, और फिर फाइनली सबको जोड़ लेता है और देन ऑफर टू होल एरिया, और हमें बताता है कि भाई ये लीजिए आपका ये पूरा एरिया आ गया। तो कुल मिला के दोस्त आपको डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में ये सारी बातें जानकारी में होनी चाहिए, है ना।
ये मेमोराइज कर लीजिए। तो हमें जो प्लानीमीटर पढ़ने थे उसके बारे में हम लोग देख लिए ऑल द। तो आप अपेक्षा करते हैं कि आज की क्लास में आप दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समराइज किया, क्या क्या आप पढ़े पोलर प्लानीमीटर के बारे में। और इससे आपसे क्वेश्चन जो बनते हैं जनरली आपसे डिजिटल प्लानीमीटर से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कुछ इसके बारे में, या फिर हो सके तो आपको इसको देख के एक बार देख लेनी चाहिए, आपको याद ही हो जाएंगे कि क्या क्या होता है और क्या क्या करना होता है, बेसिक बातें हैं। और उसमें का आपका जो हम लोग पढ़े पोलर प्लानीमीटर, उसमें से आपकी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इन दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा और अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत प्यारा सा नोट्स हम बना भी दिए हैं आपके लिए। तो आप क्या कीजिए, अच्छे से अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके 1 2 3 ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और या फिर स्क्रीनशॉट क्या नोट कर लो भाई बैठ के, अगर पढ़ाए हैं उस समय से ही नोट कर लो आराम से अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्त, इसको नोट कर लो अच्छे से। ये हो गया कंपोनेंट हो गया, प्रोसेस कैसे करते हैं उस प्रोसेस को नोट कर लीजिए। ठीक है, उसमें कुछ उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी उसमें कुछ रीडिंग्स होते हैं, उस रीडिंग का नाम लिख लीजिए, कौन कौन से रीडिंग होते हैं। और उस रीडिंग के बाद कुछ पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट, उसको नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद आप क्या कर लीजिए, एक फार्मूला है जिस फार्मूला का भी ऑब्जेक्टिव में फार्मूला पूछ भी सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। और उस फार्मूला पे बेस्ड आपके छोटी सी न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है डिजिटल प्लानीमीटर। डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में आप नोट कर लीजिए और कंस्ट्रक्शन के बारे में भी नोट कर लीजिए। और फाइनली आप इसका वर्किंग नोट कर लीजिए। दोस्त इस तरीके से आप इन सबको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से मेमोराइज कीजिए और पढ़ते रहिए और कंटिन्यू। अभी आपका एग्जामिनेशन आने वाला होगा, और तो आप लोग क्या कीजिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, धमाकेदार तरीके से पढ़ते रहिए कंटिन्यू। अभी राइट लेफ्ट करना छोड़ दीजिए, इधर उधर थोड़ा भी नहीं दिखे, थोड़ा दिन फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, एग्जैक्टली बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और हम आपको बात करें कि आप सर्वेइंग जब उलट के देखोगे तो आपको आपके कॉपी से ही लगभग सारे क्वेश्चन लगभग कवर अप होते हुए नजर आएंगे। अभी तक आप जो पढ़े हो, अब आप अपना क्वेश्चन बैंक उलट के देख सकते हो। जब आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता चल रहे होंगे, मैक्सिमम क्या 90% क्वेश्चन आपको पता चल रहे होंगे कि कहाँ से आया कैसे आया। 10% क्वेश्चन अभी बचा हुआ है जिसमें कि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ से आया कैसे गया। तो उसमें क्या होता है कि देखिए 5% तो ऐसे भी कोई टीचर पढ़ाता नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको 100% नहीं होता पता है, 100% उसी का होता है जो पढ़ाने के बाद भी खूब सेल्फ स्टडी करता है। सच्चाई है, कोई भी टीचर कहे कि हम 100% खत्म करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 100% तो सिलेबस खत्म है, क्योंकि सिलेबस का साइड व्यू होता है। साइड व्यू मतलब जो टॉपिक दिया है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। अब वो वहां से भी क्वेश्चन डाल दे तो आप ये नहीं कर सकते कि सिलेबस से हट के आया हुआ है ना। तो आप लगभग ये मान के चलिए कि कभी भी आपकी 95% ही, कोई भी बच्चा जब प्रिपरेशन करता है तो 95% कंप्लीशन होता है। हाँ, जब एग्जामिनेशन आप दे लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा 100% था, क्योंकि जब आपका 100 का 100% आ गया तब। लेकिन आप इतना ये गारंटी लेके जाओ कि आप लगभग बहुत ही अच्छे स्कोर करके आओगे। अच्छे स्कोर का मतलब है कि सर्वेइंग एक स्कोरिंग पेपर भी है और इसमें बहुत जबरदस्त स्कोर भी आते हैं, है ना। और अगर आप मेरा सारा लेक्चर देख के जा रहे हो तो शायद आपका सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो अगर आप करके जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और आने के बाद, एग्जाम दे के आने के बाद जरूर कमेंट करना कि आपका एग्जाम कैसा रहा। तब तक के लिए दोस्त मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।